कल्याणी कार्यक्रम देखने वाले सभी भाई बहनों को हमारी पूरी कल्याणी टीम की तरफ से भौजी का प्यार भरा नमस्कार। भाई बहनों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ कि रात है काली अंधेरी तो क्या गम नहीं, रात है काली अंधेरी तो क्या गम नहीं, उजालों से भरी सुबह होगी किसी नियामत से कम नहीं। सच भाई बहनों, रात कितनी भी काली क्यों न हो, इस आशा में कट जाती है कि सुबह होगी, उजाला फैलेगा, हमारे जीवन में एक नई आशा होगी। लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए जिनके जीवन में ये सुबह कभी होती ही नहीं है, जिनके जीवन में काले के सिवा कोई रंग होता ही नहीं है। सुनकर अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच्चाई है। और इससे भी ज़्यादा कड़वी सच्चाई ये है कि ऐसे लोगों की संख्या 1, 2, 100, 50 नहीं बल्कि लाखों में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन नेत्रहीन लोगों की, दृष्टिविहीन लोगों की, जिनके जीवन में कभी रोशनी नहीं होती है। और हम क्या करते हैं, समाज के लोग उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं कि जब हम किसी ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसकी किस्मत को दोष देते हैं, उसको देखकर अफसोस जताते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या हमारे अफसोस जताने से उसके जीवन में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। और आप निश्चित तौर पर ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें उसको सहानुभूति दिखाने के बजाय हमें एक संकल्प लेना चाहिए और हमारे इस संकल्प से उसके जीवन में रोशनी आ सकती है। और वो संकल्प है नेत्रदान का संकल्प। जी हाँ भाई बहनों, ये बिल्कुल सच बात है कि यदि एक व्यक्ति नेत्रदान का संकल्प लेता है तो वो अपनी आंखें दान करके सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोगों के जीवन में रोशनी ला सकता है। और भाई बहनों, अगर नेत्रदान का संकल्प हम लेते हैं तो इसके लिए एक और बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारी आंखें स्वस्थ हों, क्योंकि जब आंखें स्वस्थ होंगी तभी हम उनका दान कर सकते हैं। और इसकी ये भी ज़रूरी है कि हमारी आंखें जब स्वस्थ रहेंगी तो हम वो जीवन भर हमारा साथ तो देंगी ही और हमारे बाद वो किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सकती हैं। तो चलिए आज से ही आप भी सोचना शुरू करिए कि आप इस नेक काम के लिए अपना कदम कब आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। तो इस पर ज़रा सोचिए। प्रतिवर्ष मोतियाबिंद के अनुमानतः 20 लाख नए मामले सामने आते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद तेजी से वृद्धि, गरीबों, अशिक्षितों एवं महिलाओं में दृष्टिहीनता अधिक, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में दृष्टिहीनता अधिक। क्या हुआ? पता नहीं, सिर में दर्द रहता है और मैं निशाने पर ध्यान नहीं दे पाती। तो तुम्हें जल्द ही आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर यानी मोटा चश्मा? हर लड़की का चश्मे वाली लड़की से शादी से इनकार। सिर्फ चश्मे की वजह से मुझे नापसंद करते, ऐसा लगता मुझे भी पसंद नहीं। रेशमा रुक, तुझे पता है की शादी पक्की हो गई है, कोई चश्मे नहीं। तो क्या हुआ, मैं ठीक से देख तो सकती हूँ। मुझे दूर का नहीं दिख रहा इसलिए मैं चश्मा लगाता हूँ। मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था, मेरे आँख में चोट लग गई इसलिए मुझे चश्मा लग गया। अभी मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी इसलिए चश्मा लगा। मेरी आँख मुझे दूर का चीज नहीं दिखती है। मुझे चश्मा इसलिए लगा क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखता था। आंखों से आंसू निकलते थे और दूर की चीज़ साफ नहीं दिखाई देती थी, इसलिए चश्मा लगा। खेलते खेलते मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया और मेरी नाक से खून बहने लगा, जिसका असर मेरे सिर पे पड़ा और मेरी आँख कमज़ोर हो गई। जब मैं छोटी थी तो मेरे को बुखार बहुत आता था और इसी से मेरी आई साइट की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। लेट के कभी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, लेट के बुक्स पढ़ने की वजह से बिल्कुल मेरी तरह चश्मा लग जाएगा। बुक्स पास से नहीं पढ़नी चाहिए, डिम लाइट में नहीं पढ़नी चाहिए, वरना मेरी तरह चश्मा लग जाएगा। आजकल बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, सारा दिन जिस दिन छुट्टी होती है सुबह से मॉर्निंग से टीवी खोल के बैठ जाते हैं और बिल्कुल नज़दीक बैठ के देखते हैं। इन सब वजह से ही बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खाने में कहीं भुजिया दे दो, कहीं सूखी सब्जी दे दो, हरी सब्जी खाता नहीं था, इसलिए उसको आँख में कभी कहता मेरा सर दर्द कर रहा है, कभी कहता है मुझे वीकनेस हो रहा है, इसलिए उसकी आँख में कह रहा, कभी कभी कहता मुझे दिखाई कम पड़ता है, नज़दीक से टीवी देखते हैं तब भी नहीं दिखाई पड़ रहा है।
और भाई बहनों, जैसा कि आप जान ही गए हैं कि आज हमारा विषय है नेत्रदान। और नेत्रदान कौन कर सकता है, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, साथ ही हम नेत्र सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, हमें अपनी आंखों के प्रति क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान भी उपस्थित हैं, जिनमें कि कल्याणी क्लब हैं के समन्वयक हैं, कल्याणी मित्र हैं, कुछ सामान्य जन के लोग हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी सफलता की कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे, अपने अनुभव हमें बताएंगे। साथ ही इनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं बलरामपुर के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर राजेश नाथ पुरी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी प्रतिभागियों का भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज अच्छी खासी भीड़ उपस्थित है हमारे स्टूडियो में, इन सब के मन में कोई ना कोई प्रश्न है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब, ये दृष्टिविहीनता क्या है और इसके कारण क्या हैं? दृष्टिविहीनता कई कारणों से हो सकती है। दृष्टिविहीनता मतलब कि उसको बिल्कुल दिखाई ना दे या ना के बराबर सिर्फ रोशनी मालूम हो। उसके कई कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम वापस रोशनी दे सकते हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जिनको वापस रोशनी नहीं दे सकते हैं जी। रोशनी दे सकने वाले में सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है मोतियाबिंद, और जो नहीं वापस आने वाली रोशनी है, ज़्यादा एडवांस हो जाता है, वो ग्लोकोमा कहलाता है या सबलबाई जिसको बोलते हैं। उसकी रोशनी अगर एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आती जी। और उसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे मधुमेह रोग में पर्दा खराब हो जाना या और भी कई कारणों से पर्दा खराब हो जाना, तो उससे भी दृष्टिविहीनता हो सकती है जी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हमारे बीच में अलका अजीम जी हैं। तो अलका जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न है। मैं अलका अजीम बोल रही हूँ। मुझे ये जानना है कि क्या दृष्टिहीनता और लो विजन में क्या अंतर होता है और ये क्या अनुवांशिकी होता है? अनुवांशिकी भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है, लो विज़न ऐसा है जिसको कि हम कुछ एड दे के उसका विज़न इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन दृष्टिविहीनता में ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है उसको तो हम ऑपरेट करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिवेंटेबल नहीं है उसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हमारे बीच में विनोद जी हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा नाम विजय कुमार यादव है और जी इन्होंने जिन चीज़ों को पूछा इनको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं, वो हमने बताया आपको कि जैसे अगर मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन कराइए, सबलबाई है तो वो दवा और ऑपरेशन दोनों से हो सकता है, या जैसे डायबिटिक मरीज होते हैं उनको पहले डायबिटीज़ कंट्रोल करना जरूर बताना चाहिए, नहीं तो पर्दे में चेंज हो जाते हैं और उससे दृष्टिविहीनता हो सकती है। जैसा कि आपने बताया कि डायबिटिक रेटिना के बारे में उससे ज़्यादा परेशानी होती है, तो इससे ऐसे रोगियों को क्या ख्याल रखना चाहिए? नहीं, अपनी एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें जी। दूसरी चीज़ ये है कि आँखों का रेगुलर चेकअप कराएं, हर 6 महीने पे जांच कराएं पर्दे की। जी जी। उससे ये पता लगता है कि अगर चेंजेस हो रहे हैं तो किस स्टेज में और उनको क्या ट्रीटमेंट दिया है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमें मतलब इलाज समय पर कराना चाहिए, पहली बात तो ये। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि आप ऐसे कौन कौन से खास लक्षण हैं जिन पर कि ध्यान देना चाहिए ताकि आदमी डॉक्टर के पास जाए उन लक्षणों को देखकर? कम दिखाई देना जी। दर्द रहना या सिर में भारीपन रहना, ये सब, पानी आना, लाल हो जाना आंखें, कुछ काम करने के बाद बहुत थकान महसूस करना। बिल्कुल। ऋचा जी, पूछिए, आपके मन में क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है कि पहले बच्चों की आंखों में काजल लगाते थे, लेकिन अब काजल लगाने से मना करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, उसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो ये है कि शुद्ध काजल नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आँख में किनारे एक नली होती है आंसू की, जिससे वो आंसू अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है। यूजुअली क्या होता है, ये आंसू की थैली बंद हो जाती है, तो उससे बच्चे के आँख से पानी गिरना शुरू हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए काजल तो नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, हाइजीनिक साफ सुथरा, मतलब कोई भी इन्फेक्शन ना हो सकता है जिसमें काजल बनाया गया है वही ठीक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ विटामिन हैं जो बहुत जरूरी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे भाई बहनों को बताइए। खास करके जैसे विटामिन ए है, और ये बहुत कॉमन है खाने पीने में, जैसे पीले फल हैं, पपीता है, आम है,
और हरी सब्जियां हैं, पालक है, वो आपके बहुत कॉमनली मिलता है जिसको कद्दू बोलते हैं, जी। पीला कोई भी। तो इन सब चीज़ों में प्रचुर मात्रा में विटामिन है। गाजर है, आजकल सीजन है, गाजर बहुत रिच होता है। जी। तो इन सब का सेवन अगर रेगुलर आप खान पान में करें तो शायद विटामिन ए की कमी नहीं होगी। साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, काफ़ी दिन पहले, करीब 4-6 साल, उनको नेत्रदान हमारे लोगों के सामने हुआ था, पूरे गांव के सामने। तो उसमें एक ये सबसे बड़ी दिक्कत पहले महसूस होती थी, नेत्रदान के संबंध में डर एक लगता था कि आँख निकाल ली जाएगी, गड्ढा हो जाएगा, तो ये कोई करने के लिए तैयार नहीं था। उसमें हमने देखा, हम लोगों ने यही देखा कि एक काली सी पुतली, थोड़ी सी बस झोड़ा चीरा लगा करके हुआ, और आँख भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो एक तो ये देख करके हम लोग उसे उत्साहित हुए। दूसरी चीज़ ये मालूम हुआ कि किसी के लग सकती है, तो लगने से कम उसको भी भला हो सकता है। और दिक्कत ये है कि अगर मर जाने के बाद फूंक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो हमारी समझ में यही आया कि अगर ये काम चलता रहे तो शायद पता नहीं कितने दृष्टिहीनों को मतलब ये है कि रोशनी मिल जाए। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प कर रखा है कि हम लोग बारी बारी से जब भी टाइम आएगा, हम लोग अपने परिवार के नहीं, पूरे गांव के और अन्य लोगों से भी हम लोग प्रयास यही करते हैं कि सब लोग नेत्रदान करने के लिए तैयार हों। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो इसलिए कि एक आदमी 2 आदमी को रोशनी दे सकता है, एक आदमी 2 आदमी को दृष्टिविहीन से दृष्टि वाला बना सकता है। और डॉक्टर साहब, हमारे मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि अक्सर आजकल 40 साल के बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो बड़ा आम हो गया है। हाँ, बहुत कॉमन हो गया है। तो क्या अगर किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है तो वो भी नेत्रदान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो हमने आपको बताया कि कॉर्निया एक्चुअली चेंज होती है, पूरा आईबॉल चेंज नहीं होता। बहुत ही साधारण सा ऑपरेशन, बहुत सा साधारण ये है। और डॉक्टर साहब, हमारे बीच में शिशुपाल सिंह गौड़ जी हैं, जिनके बारे में हम क्या बोलें, ये खुद ही इनके वस्त्र जो हैं, जो इनके कपड़े हैं, वही बताते हैं कि ये नेत्रदान के काम में कितनी तल्लीनता से लगे हुए हैं। शिशुपाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं, क्योंकि हम इसलिए भी जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी तक शायद अपने कदम पीछे रख रहे होंगे और आपकी बातों से प्रेरित होकर वो भी आगे आए। मैं शिशुपाल सिंह गौड़, मसीड़ा कल्याणी हेल्थ क्लब समन्वयक हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा ये कि तमाम रोगों की इलाज है, लेकिन दृष्टिहीनों का कोई इलाज नहीं था। तो मेरे दिमाग में बात आई कि इनके लिए कुछ पे काम करूँ तो बढ़िया रहेगा। एक 2 लाइनें हम भी कहना चाहेंगे। काम है आदमी का, आदमी के काम आना, जीने का राज ये है। तो इस काम मैंने शुरू किया और अब तक 31 नेत्रदान करवाए हैं और मैं काफ़ी जुटा हूँ। मेरा प्रण है कि प्रदेश में 20,000 जो है अंधे लोग हैं, उनकी दृष्टिहीनता समाप्त करने का प्रण है। मैं उसी में जुटा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ, और ये बहुत कठिन काम है। कल्याणी क्लब के माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नेत्रदान के लिए फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की हम अपनी बात को अपने पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारों में किस तरीके से कहते हैं, उसका असर पड़ता है। क्योंकि फार्म भर के दे देते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है परिवार वाले नाम नहीं लेते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि पहला फार्म जिन्होंने मेरा भरा था, उनके लड़कों दस्तखत किए थे और कहा भी उस वक्त, लड़के नहीं तैयार हुए। तो बात तो एक वातावरण बनाने की है। जब तक वातावरण नहीं बनता है तब तक दृष्टिहीनता समाप्त नहीं होगी। आवश्यकता इसी बात की है कि हम लोगों में, मतलब लोगों में जागरूकता पैदा करें। जागरूकता पैदा, बिल्कुल निश्चय साहब, ये बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सुना शिशुपाल सिंह गौड़ जी को, जो कि कल्याणी क्लब समन्वयक हैं, और ये सच बात है कि अगर कल्याणी आज इस मुकाम तक पहुंची है तो उसमें कल्याणी क्लब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कल्याणी की बातों को, कल्याणी की सोच को कल्याणी क्लब ही है जो लोगों के बीच तक पहुंचाते हैं। और ऐसे ही एक कल्याणी क्लब के समन्वयक हमारे बीच हैं इस समय, अंगनू दास जी, जिनके बारे में अगर हम कुछ कहें तो वो उसी तरह से होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। तो अंगनू दास जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं कार्यक्रम में, और आप ही अपने मुँह से अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है अंगनू दास और ग्राम गौरी पोस्ट काकोरी का रहने वाला हूं और कल्याणी हेल्थ क्लब का समन्वयक हूं और पुराना हूं। जब से कल्याणी हेल्थ क्लब 2002 में बनी थी तब से मैं काम कर रहा हूं। मैं डॉक्टर साहब कहने में नहीं भरोसा करता हूं, करने में भरोसा करता हूं। जैसे मैंने 65 लोगों को नेत्रदान कराने के लिए फार्म भराए और जिसमें ये लड़की भी भाग लिया था, मेरे बगल में बैठी है। और उसके बाद हमने रक्तदान शिविर कई लगाए और अपना देहदान भी किए कई साथियों के साथ। तो हम भरोसा करते हैं कि मर जाने के बाद यह शरीर
किसी के काम नहीं आता है। तो हम लोग ऐसा करें समाज में, जो एक कल्याणी के माध्यम से लगा करके शिविर लोगों को बताते हैं और फिर करके दिखाया। जैसे हमने अभी हमारी एक पोती थी 2 साल की, हमारे दरवाजे पे कुआं बना है, उसमें गिर गई और वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने जो है उसके अपनी बहू को घर में तैयार किया, लड़कों को तैयार किया, वो मेरे कहने से तैयार हो गए और उन्होंने जो है नेत्रदान करने के लिए तैयार हो गए। तो हमने फ़ोन किया, डॉक्टरों की टीम पहुंची और वो पुत्री जो है हमने दान कर दी। तो इसी तरह के जो है हमने शिविर लगा करके करते हैं, क्योंकि कल्याणी हेल्थ क्लब के समन्वयक हैं। जब तक हम स्वयं नहीं उस काम को अपनाएंगे तब तक लोग और कैसे भरोसा मेरी बात पे करेंगे। तो ऐसा काम करते रहते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत सही बात कही कि जब हम खुद नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे कह सकते हैं। नहीं, लेकिन उनको एक बहुत अच्छी बात जो इन्होंने कही कि कल्याणी एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है इनको जी, उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए। तो आप इस माध्यम से भी जागरूकता पैदा कर सकते हैं और हो रहे हैं लोग पहले से ज़्यादा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हमारे साथ इस समय निर्मला गौतम जी हैं, जो कि युवा वर्ग की प्रतिनिधि कर रही हैं इस समय और युवा लड़की है। तो हमने सुना कि इन्होंने नेत्रदान का संकल्प लिया है, लेकिन हम ये चाहेंगे निर्मला, तुमसे जानना चाहेंगे कि सिर्फ सुन करके कि नेत्रदान करना चाहिए तुमने नेत्रदान का संकल्प लिया, या ऐसा कुछ मन में आया कि नहीं हमें नेत्रदान करना है? वो कौन सी घटना थी जिससे तुम्हें प्रेरणा मिली? सर, मैंने कल्याणी टीम को देखा और मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से हमारे घर में लाइट चले जाने से अंधेरा हो जाता है, हमको बहुत घबराहट होने लगती है। तो हमको ऐसा लगा कि उन लोगों के जीवन में जिनके नेत्र नहीं, बिना आँखों के हैं, तो उनके जीवन में कैसा कष्ट है। तो हमारे मरने के बाद हमारी आँखें हमारे साथ नहीं जाएंगी। इसलिए मुझे ऐसा लगा, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जो है हम अपनी आँखें दूसरे को दे सकें, ताकि वो हमारे मरने के बाद हमारी आंखें हमारे साथ तो जाएंगी नहीं, लेकिन हमारी आंखें दूसरे के लगने से वो देख सकती हैं और दूसरे का जो है भविष्य कुछ सोच सकते हैं, उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। भाई बहनों, देखिए इन्होंने 2 पल के लिए महसूस किया उस अंधेरे को और उस दर्द को जब इन्होंने समझा तो ये नेत्रदान के लिए आगे आई। और भाई बहनों, यही एक प्रेरणा है कि हमको भी ये महसूस करना चाहिए और नेत्रदान के लिए आगे आना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नेत्रदान के लेकर और नेत्र की सुरक्षा के संबंध में। तो इन कार्यक्रमों में जो हमारे NGO हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, ये क्या मदद कर रहे हैं, किस तरह से मदद करते हैं? मरीजों को जमा करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर सिर में दर्द हो रहा है बहुत तो ग्लूकोमा का आप चेकअप करा लीजिए। जो भी उस संबंध से बातें हैं, एक तो उनको अवगत कराते हैं, फिर उसके बाद जो मरीज उनको बताते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत है, उसको लेके आते हैं अस्पतालों में, ऑपरेशन करवाते हैं। तो उन लोगों का महत्व बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। मुझको जब पढ़ने में दिक्कत हुई तो हमने मोतियाबिंद जब चेक कराया तो मोतियाबिंद बताया, तो हमने कल्याणी क्लब माध्यम से मिल के और दोनों आँखों का ऑपरेशन बलरामपुर अस्पताल में कराया और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। सब अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, उसका एक तरीका होता है, जब वो गलत तरीके से करते हैं तो उससे भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे भाई बहनों को बताइए कि सही तरीका क्या है। सही तरीका तो ये है, सबसे पहले बच्चों की आदत होती है पढ़ेंगे लेट जाएंगे। सबसे पहली आदत डालनी चाहिए बच्चों को कि उनको टेबल कुर्सी पे बैठा के प्रॉपर लाइट, ये नहीं कि ट्यूबलाइट कमरे में जल रही है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, एक मिनिमम 40 वाट का दूधिया बल्ब हो या उसी इक्विवेलेंट की कोई ट्यूबलाइट हो और टेबल लैंप में ही पढ़ें। लेट के बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, 2-2 घंटे उसमें गेम खेलते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, कोई कुछ करता है। उनका भी एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, जितने डिस्टेंस से वो काम करें। मिनिमम 1 फीट डिस्टेंस उसके स्क्रीन का होना चाहिए, नहीं तो उससे आंखों पे बड़ा असर पड़ता है। और जैसे कंप्यूटर में अगर काम कर रहे हैं तो लगातार 2 घंटे भी ना बैठें, हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट ब्रेक कर लें।
तो ये आदतें अगर डालेंगे तो शायद दिक्कत नहीं होगी उतनी। बिल्कुल। और भाई बहनों, आपने डॉक्टर साहब की बात को ध्यान से सुना होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और अपनी आंखों को स्वस्थ रखेंगे और नेत्रदान के लिए भी संकल्प लेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी प्रतिभागियों का भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेत्रदान महादान। भारत में प्रतिवर्ष 15,000 आंखें नेत्रदान द्वारा एकत्र की जाती हैं। दान की गई आंखें व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के भीतर निकाल ली जानी चाहिए। दान की गई आंखें नेत्र बैंक में विशेष घोल में सुरक्षित रखनी चाहिए। कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र ग्राफ्टिंग सेंटर पर 72 घंटे के भीतर इसका प्रत्यारोपण कर दिया जाना चाहिए। और भाई बहनों, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए कल्याणी देखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से। आपसे नमस्कार।